अब थूक लगा के पर्ची इसलिए बांट रहे थे कि थूक लगा के नोट बहुत गिनी उन्होंने, इसलिए थूक लगाने की आदत नहीं जा रही है। बीजेपी इस बार हारेगी, हमें तो लगता है कि 5 स्टेट में बीजेपी हार रही है। 3-4 रोज पहले राकेश टिकैत ने भी कह दिया कि 2013 के दंगे आरएसएस ने करवाए। तो हमें लगता है कि जिस तरह से हर हर महादेव अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए किसान आंदोलन में लोगों ने, हमें लगता है वो खाई जो बनाई गई थी वो पट गई है। इस तरह से हर मामले में कूद कूद के अवैसी साहब बोलते हैं, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिल रहा है। जितना अदब भारतीय जनता पार्टी अवैसी साहब का कर रही है, उतना आदर और अदब किसी और मुस्लिम नेताओं का नहीं करते। अभी मौसम ख़राब है, इसलिए प्रधानमंत्री निकल नहीं रहे हैं। नवाज साहब, आप उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, खासतौर से जो पहले फेज का मतदान होना है, चुनाव मतदान की प्रक्रिया एक तरह से इससे पहले जो एक वो होता है और वो सब कुछ संपन्न हो चुका है। आपका भी कैंडिडेट चुनावी मैदान में है, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, पहले चरण का जो 10 तारीख के दिन मतदान है, आज उसका चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम गया। और जिस तरह से हम लोग अनूप शहर विधानसभा, जो बुलंदशहर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ गठबंधन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से के शर्मा साहब को हम लोग ने प्रत्याशी बनाया। 3 दौरे मैंने किए। पहले राउंड में 3 दिन में रहा, दूसरे राउंड में 2 रोज़, और अब आखिरी दौर में आज तक हम लोग वहाँ थे। हमें लगता है कि मुकाबला कड़ा है और सीधे गठबंधन के उम्मीदवार जो हमारे प्रत्याशी के शर्मा जी एनसीपी से लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। बुलंदशहर में 7 विधानसभाएं हैं, 7 का हमने अंदाज़ा लिया तो लड़ाई सीधे गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। कुल मिला के बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां उन्हें एंट्री नहीं मिल पा रही। भारतीय जनता पार्टी की पहली बार मैंने देखा कि जो उनके प्रचार करने वाले कार्यकर्ता हैं, गाड़ियों पे झंडा नहीं है, तो सहमे से लोग हैं। और कुल मिला के खास करके जो किसान आंदोलन हुआ, उसका बड़ा असर सारे चुनाव में दिख रहा है। हमें लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन को बढ़त है और बीजेपी से ज़्यादा आरएलडी, सपा और हमारी एक सीट है, हम लोग ज़्यादा सीटें जीतेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र का ऐलान किया है और उसमें किसानों को फ्री बिजली और साथ ही साथ उनके तमाम कर्ज माफ़ करने की बात की है, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, फ्री बिजली का ऐलान तो अखिलेश जी ने किया कि जो ट्यूबवेल के लिए बिजली है वो मुफ्त देंगे। साथ ही साथ में घरेलू बिजली भी 300 यूनिट तक मुफ्त देने का ऐलान किया। हमें लगता है कि कर्ज माफ़ी हो, फ्री बिजली हो, 5 साल तक आपकी सरकार थी, आप नहीं कर पाए, तो लोगों को लग रहा है कि जुमलेबाज पार्टी है, जुमलेबाजी है, उस पर ज़्यादा लोगों को विश्वास नहीं आ रहा है। एक सवाल जो है, ध्रुवीकरण की बात सामने आ रही है। जिस तरह से आपने देखा पिछले दिनों बेंगलुरु में हिजाब का मसला सामने आया है, उसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, मुल्क में सभी लोगों को फंडामेंटल राइट है कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी बिताए, क्या पहने क्या ना पहने, क्या खाए क्या ना खाए, वो सभी लोगों का इनफरादी हक है। वो अपने तरीके से अपना पहनावा पहन सकते हैं। हमें लगता है हिजाब को लेके हमें इस मुल्क को अगर देखेंगे तो मुसलमान तो नकाब पहनता है, हिजाब पहनता है, लेकिन ज़्यादातर औरतें इस मुल्क में घूंघट में रहती हैं। अगर घूंघट पे एतराज़ नहीं, हिजाब पे एतराज़ है। हमें लगता है जिस तरह से चीज़ें हो रही है, चुनावी माहौल है, कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिले, कोशिश की जा रही है। जिस तरह से ध्रुवीकरण किया जा रहा है, कैराना का बार बार जिक्र हो रहा है, अमित शाह वहाँ पहुँचते हैं, रोड शो करते हैं। उसके अलावा योगी आदित्यनाथ की जो लैंग्वेज है, गर्मी ख़त्म करने के बाद कि जून में भी सर्दी लागू है, उसको किस तरह से? देखिए, ऐसा है कि 2013 में जो फसादात हुए मुजफ्फरनगर में, तो एक दूरी जाट और मुसलमानों के बीच में पैदा हुई, लेकिन किसान आंदोलन के बाद वो खाई पट गई और एक साथ लोग
नज़र आ रहे हैं। चुनाव में भी बड़े पैमाने पर हमने देखा कि जो जाट गांव थे, जिस तरह से वो खुल कर बीजेपी के खिलाफ सामने आ रहे हैं, मुसलमान जाट एक साथ चल रहा है, तो बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि 2013 का जो फ़ायदा 14 में लिया, 17 में लिया, 19 में लिया, इस बार किसान आंदोलन की वजह से वो जो नफ़रत की राजनीति थी वो ख़त्म हुई। तो उसी छटपटाहट में, उसी के चक्कर में इस तरह की बयानबाजी हो रही है, लेकिन हमें लगता है असर नहीं हो रहा है। 3-4 रोज़ पहले राकेश टिकैत ने भी कह दिया कि 2013 के दंगे आरएसएस ने करवाए। तो हमें लगता है कि जिस तरह से हर हर महादेव, अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए किसान आंदोलन में लोगों ने, हमें लगता है वो खाई जो बनाई गई थी वो पट गई है, और चौधरी चरण सिंह के ज़माने में जो माहौल था वही माहौल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। वैसी फैक्टरों को इस तरह से देखते हैं, नौजवानों का बड़ा तबका है जो खासतौर से सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है, और वो जिस तरह से हिस्सेदारी की बात बार बार वैसे करते हैं, जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, देखने में ये आ रहा है मुस्लिम इशूज़ पर बात नहीं करती और मुस्लिम लीडरशिप को पीछा कर दिया गया। देखिए, हिकमत अमली है, कभी कभी खामोश रहना भी फ़ायदेमंद होता है। हमें लगता है जिस तरह से हर मामले में कूद के अवैसी साहब बोलते हैं, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिल रहा है। जितना आदर, जितना अदब भारतीय जनता पार्टी अवैसी साहब का कर रही है, उतना आदर और अदब किसी और मुस्लिम नेताओं का नहीं करते। सिर्फ अवैसी साहब बोलते हैं ऐसा नहीं, उन्हें जानबूझ के कवरेज ज़्यादा दिया जाता है, इसलिए वो दिखते हैं कि वे बोल रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। और हमें लगता है उनकी जो सियासत है उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। बिहार में बीजेपी की जीत का वे कारण बने, लेकिन बंगाल के लोगों ने नकार दिया। हमें लगता है इस बार यूपी में वही हाल होगा। सर, बीजेपी वर्सेस क्षेत्रीय विपक्ष हो रहा है क्या? क्योंकि जब हम देखते हैं ममता बनर्जी गठबंधन को सपोर्ट करने आती हैं, आप भी महाराष्ट्र में ही अपनी सीट के लिए आए लेकिन गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या क्षेत्रीय विपक्ष जो है वो अब कांग्रेस का काम करेंगी, बीजेपी की मुखालफत अलग अलग जगहों पर जाकर करेंगी? देखिए, जो लोकल पार्टीज़ हैं वो जिस कड़ाई से बीजेपी से लड़ रही हैं, कांग्रेस उतनी ताकत से बीजेपी से नहीं लड़ पा रही है। कांग्रेस को लोगों ने जिताया मध्य प्रदेश में, उन्हीं के लोग टूट के चले गए। कर्नाटक में कांग्रेस के एमएलए टूट के चले गए। बार बार गुजरात में लोग कांग्रेस के उम्मीदवार जिताते हैं और सब छोड़ बीजेपी में चले जाते हैं। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को जिताओ और बीजेपी को चले जाए बीजेपी में। ये जो एक माहौल बना हुआ उससे भी कांग्रेस को लेके लोगों में एक अलग तरह का माहौल बना है कि इन्हें जिता भी दो तो अपने नेता नहीं बचा पाते हैं, इसलिए लगता है कि वो लड़ नहीं पा रहे हैं। मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक में जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस को तोड़ा, उससे लोगों का विश्वास कम हो रहा है। और जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो उड़ीसा में हो, चाहे आंध्र में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे बंगाल में हो, हमें लगता है कि क्षेत्रीय दल ही पूरे देश में 300 सीटें हैं जिस पे वो सीधे बीजेपी को रोक रहा है। कांग्रेस 200 सीट से ज़्यादा बीजेपी से मुकाबले में नहीं है। कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि सभी लोगों को साथ में ले और एक यूनाइटेड फ्रंट बनाए, लेकिन कांग्रेस अकेले ही लड़ सकती है, इस भ्रम से बाहर नहीं निकलेगी। तो हमें लगता है कि बीजेपी का फ़ायदा होते रहेगा। सर, जिस तरह से हमने कल प्रधानमंत्री को सदन में बोलते हुए देखा, पूरा का पूरा कोरोना फैलने की वजह महाराष्ट्र से लोगों का, मजदूरों का वापस आना बताया गया, हालांकि कांग्रेस का निशाना था। आपका भी बयान आया है, आपने नमस्ते ट्रंप को जो है कोरोना फैलने का जिम्मेदार बताया है। तो क्या अब कोरोना का जब दौर खत्म होने वाला है तो राजनीतिक जो दौर है वो कोरोना का जिम्मेदार कौन, इस पर चलने वाला है? नहीं, सच्चाई जो है वो मुल्क के सामने आनी चाहिए। जब शुरुआत में कोरोना का कहर या पूरी दुनिया में कोरोना फैल रहा था, सबसे पहले राहुल गांधी ने भी सचेत किया था प्रधानमंत्री को कि इसको लेके कोई सही कदम उठाया जाए। और हमारे मुख्यमंत्री, हमारी कैबिनेट ने जब कोविड का पहला मामला आया महाराष्ट्र में, तो हम लोगों ने मांग की कि आप इंटरनेशनल सारे एयरपोर्ट बंद कर दें, जो बॉर्डर से वहाँ से लोगों को अंदर आने ना दें। तब हर्षवर्धन जो थे वो इस मुल्क के हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि कोविड कोई हिंदुस्तान में नहीं आएगा। बाद में नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम हो गया, तब हम लोगों को अंदाज़ा लगा कि प्रधानमंत्री ट्रंप साहब का प्रचार भारत में करना चाहते थे, भारत के जरिए यूएस में बैठे हिंदुस्तानियों को साधना चाहते थे।
और उनके प्रचार के लिए नमस्ते ट्रम्प कराया गया, जिससे बड़े पैमाने पे भीड़ जुटी और कोविड फैला। इंटरनेशनल फ्लाइट रोकी नहीं गई, बॉर्डर सील नहीं किए गए, तो सीधी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। महाराष्ट्र में हम लोगों ने लोगों को सारे इंतजाम किए। अब ट्रेन का टिकट हमने दिया, हाँ दिया, ट्रेन शुरू आपने की, आप मजदूरों से पैसा मांग रहे थे तो हमने पैसा दिया मजदूरों के टिकट का। आप तो तब तक तो बीजेपी कह रही थी हमने इतनी ट्रेन चला दी। सबसे पहले बस भेजने का काम बिहार से राजस्थान किया गया। सबसे पहले योगी महाराज ने दिल्ली में बसें लगा दी। जब एक तरफ आप कहते हैं कि लोग अपनी जगह पे रुकी रहें और बीजेपी की सरकारें बस भेज के अपने लोगों को बुलाती है, तो बेचैनी पैदा हो गई, लोग पैदल निकल पड़े। जब लोग पैदल निकले तो हम लोगों ने भी अपनी बसें लगाई ताकि उनकी मजबूरी में जो पैदल लोग चल रहे थे उनका दुख दूर किया जाए। हमने खाने का इंतज़ाम किया, सारे साधन जुटाए। लेकिन ये सब चीज़ें जब हुई, जब आपने थाली बजवाया, आपने ताली बजवाया, बिना किसी प्लानिंग के लॉकडाउन कर दिया, जो लोग जहाँ फंसे थे फंसे रह गए। हमें लगता है कि एक गलत फैसला जो मोदी जी ने नमस्ते ट्रम्प का किया था, उसी की वजह से हिंदुस्तान में कोविड फैला है। सर, प्रधानमंत्री का जिस तरह से कल सदन में जो बयान हुआ उस पर बड़ी आलोचनाएं हो रही हैं कि सदन की जो मर्यादा है, जो गरिमा है, उसको बार बार ठेस पहुंचाई जा रही है। एनसीपी के नेता होने के नाते, एक बड़े मिनिस्टर होने के नाते आप इस पे किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री का बयान शुरुआत में सभी लोगों को बहुत ही लगता था कि बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, उसकी विश्वासार्हता थी। लेकिन 8 सालों में जिस तरह से वे बोलते गए, बहुत सारी गलत बयानी उन्होंने की, जिसकी वजह से एक प्रधानमंत्री की पद की गरिमा उन्होंने धीरे धीरे ख़त्म कर दी है। कल ही उन्होंने वर्चुअल बिजनौर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मौसम ख़राब होने के कारण मैं बिजनौर नहीं पहुंच पाया, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में सूरज चमचमा रहा था, धूप निकली हुई थी, मौसम कोई ख़राब नहीं था। चुनावी मौसम ख़राब है, ये वो स्वीकार लेते या बोल देते कि पार्लियामेंट में मुझे सदन में जवाब देना है, इसलिए मैं नहीं आ पाया। आप गुमराह कर रहे हो कि मौसम ख़राब है इसलिए मैं नहीं आ पाया। सच वो बोलते नहीं, अब ये लोगों को विश्वास होता चला है। चुनावी मौसम क्या बीजेपी का उत्तर प्रदेश में खराब हो रहा है? बिल्कुल, चुनावी मौसम ख़राब है, इसलिए प्रधानमंत्री निकल नहीं रहे। पंजाब में भीड़ नहीं जुटी तो रोड से चले गए, फिर लौट आए। अब बिजनौर में भीड़ नहीं जुटी तो मौसम पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनावी मौसम बीजेपी का खराब है। अच्छा, जिस तरह से पूरे चुनावी कैंपेन को देखा जाए, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे रोजगार का मसला हो, महंगाई का मुद्दा हो, या फिर कोरोना में प्राण का मुद्दा हो, इन ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं, इन पे कोई बातचीत नहीं बात हो रही है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको दिखा नहीं रहा है। पेड पब्लिसिटी से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार हो रहा है। अमित शाह के बयान दिखा दो, थूक लगा के पर्चे बांट रहे हैं वो दिखाया जाएगा। अब थूक लगा के पर्चे इसलिए बांट रहे थे कि थूक लगा के नोट बहुत गिनी उन्होंने, इसलिए थूक लगाने की आदत नहीं जा रही है। मुझे लगता है जिस तरह का प्रचार है ये पेड पब्लिसिटी का हिस्सा है, और इससे जो भी एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, एग्जिट पोल नहीं, ओपिनियन पोल, ये सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए है। बंगाल का प्रचार टेलीविज़न इसी तरह से कर रहा था। अब की बार 200 के पार, 100 के भीतर चले गए। इस बार फिर कह रहे हैं कि अब की बार 300 के पार, 150 के भीतर चले जाएंगे। बीजेपी इस बार हारेगी। हमें तो लगता है कि 5 स्टेट में बीजेपी हार रही है। अच्छा, जिस तरह से ओपिनियन पोल लाए गए, जाहिर है कि जनता पर इसका एक असर पड़ता है। पेड पब्लिसिटी है ये, एक पैसा दे के इस तरह के पोल टीवी पे दिखाए जाते हैं ताकि मतदाता कंफ्यूज हो। इसी तरह का पेड पब्लिसिटी बंगाल में था। ये सारी पेड पब्लिसिटी धरी की धरी रह जाएगी। इसके बाद जैसे मतदान खत्म होगा, एग्जिट पोल में आंकड़े बदलने लगेंगे। इलेक्शन कमीशन आप लोग जाएंगे? इलेक्शन कमीशन लचर हो गया है। जिस तरह से ओपिनियन पोल दिखाए जा रहे हैं, जिस तरह से नफरत की बातें की जा रही हैं, मजहब के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, हमें लगता है इलेक्शन कमीशन अपनी विश्वासार्हता गंवा रहा है। कितनी भी कंप्लेंट कर लो, जिस तरह से पिछले 7-8 सालों में इलेक्शन कमीशन का रोल रहा है, लोगों का विश्वास उस पर उठता जा रहा है।
बिल्कुल, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की जो आपने बात की, ज़ाहिर है कि पहली बार शायद भारत के इतिहास में ऐसा है कि पूरी की पूरी टीम जो इलेक्शन कमीशन की है, वो पीएमओ में अपनी अटेंडेंस लगाती है। आप इस पे क्या कहेंगे? वही मैं कह रहा हूँ कि उनकी विश्वासार्हता ख़त्म हो रही है। टीएन सेशन ने जो एक एग्ज़ाम्पल सेट किया था, हमें लगता है उसके बाद पिछले 2-3 जो चुनाव हो रहे हैं या 8 सालों में जो लोगों के पास जिम्मेदारी रही, उन्होंने अपने इख्तियारात का कभी इस्तेमाल नहीं किया। वो पूरी तरह से नरमाई सरकार के प्रति दिखाते रहे। हमें लगता है इससे उनकी ही गरिमा मलिन हो रही है।